जय हिंद दोस्तों। जब किसी लोकतांत्रिक देश में बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई जाती है तो उसका क्या परिणाम निकलता है, मैं इस वीडियो में आज रखने वाला हूं। आप यदि इस दो देशों को देखिए, पहला बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका, तो आपको 1950 और 60 के दशक की कहानी मैं आपको सुनाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि यदि किसी देश में किसी विशेष धर्म, विशेष जाति और विशेष भाषा बोलने वाले समुदाय को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जिसे हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं, तो उसका क्या परिणाम निकलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया के ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक देश हैं उसमें राजनीतिक जो दल है वो बहुसंख्यकवाद की नीति पर ही चलता है। अधिक से अधिक वो जाति, वो समुदाय को वो पकड़ते हैं जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, और उसी को एक आधार मान के, उसी को एक चुनावी मुद्दा मान के और इलेक्शन में फ़ायदा ले लेते हैं और सरकारें बना देती है। आज मैं आपको बेल्जियम और श्रीलंका, ये दोनों देशों की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, जो कि 1950 और 60 में जो घटना हुई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1950 और 60 के दशक में यूरोप का एक छोटा सा देश बेल्जियम था, और अभी भी है। उस समय में बेल्जियम की जो जनसंख्या थी वो 1 करोड़ के आसपास थी, और जिसमें पूरा देश 2 खेमों में बटा हुआ था। एक फ्लेमिश एरिया था, दूसरा वेलोनिया। फ्लेमिश एरिया में जो लोग रहते थे वो 59% लोग डच भाषा का इस्तेमाल करते थे, जबकि वहाँ पे वेलोनिया क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो कि 40% के आसपास थे, और 1% जर्मन लोग थे, यानी जर्मनी भाषा के लोग जर्मनी भाषा का इस्तेमाल करते थे। अब मैं आपको बेल्जियम की चौहद्दी बता दूं कि बेल्जियम की जो चौहद्दी है, इसके जो पड़ोसी देश हैं वो है फ्रांस, नीदरलैंड, लक्समबर्ग और जर्मनी। ये 4 देश उसके पड़ोसी देश हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वहां पर आखिर मामला क्या था। 1950 और 60 के दशक में वहां की जो सरकारें थी वो ज़्यादातर सरकारी नौकरियों में, सरकारी सुविधाओं में सबसे ज़्यादा डच बोलने वाले लोग थे उसको ज़्यादातर सुविधा देते थे, और जो फ्रेंच भाषा के लोग थे उसको ज़्यादा इसमें तकलीफ होता था, क्योंकि दोनों के बीच में विवाद का कारण यही था, क्योंकि सरकारें अधिक से अधिक प्राथमिकता, अधिक से अधिक सरकारी सुविधा, अधिक से अधिक सरकारी नौकरियों में मौका वो डच बोलने वाले को देते थे। अब जबकि उसकी राजधानी में इसका विपरीत था। ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में 80% लोग वो फ्रेंच भाषा बोलते थे और 20% लोग वो डच भाषा बोलते थे। अब विवाद यहाँ था कि सरकारी सुविधा में डच ज़्यादा लोग को सुविधा दिया जाता था, डच बोलने वाले लोगों को, जबकि राजधानी में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। तो विवाद छिड़ गया दोनों के बीच में, दोनों समुदाय के बीच में विवाद छिड़ गया। सरकारें अधिक से अधिक बहुसंख्यक को लेकर चलते थे, जिसके कारण दोनों के बीच में विवाद छिड़ा, और ये मामला बहुत लंबा चला। 1970 और 90 के बीच में यहाँ पर संविधान में 4 बार संशोधित किया गया, लेकिन मानने वाले नहीं थे कोई, दोनों में समुदाय में से कोई मानने वाले नहीं थे। इसका परिणाम ये निकला कि दोनों का विवाद बहुत लंबे अरसे तक चलता रहा। उसके बाद मैं आपको श्रीलंका की कहानी सुनाता हूँ। श्रीलंका हम सब जानते हैं कि एक द्वीपीय देश है, यानी कि यहाँ पे द्वीप समूह है। हम जानते हैं कि इसके चारों तरफ पानी का क्षेत्र है, जिसके कारण इसे द्वीपीय देश कहा जाता है। श्रीलंका में सिंगली और दूसरा तमिल बोलने वाले लोग ज़्यादातर थे, अभी भी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 1950-60 के दशक में, जब 1948 में श्रीलंका पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र देश बनता है, उसके बाद वहाँ पे सिंगली समुदाय सबसे ज़्यादा थे। 74% लोग वहाँ पे सिंगली थे, जबकि वहाँ पे 18% लोग तमिल भाषा बोलते थे, और भाषाओं के आधार पर वहाँ की सरकार सिंगली को ज़्यादातर जो है प्राथमिकता देते थे,
और ज़्यादातर वैल्यू देते थे सरकारी नौकरियों में, सरकारी सुविधाओं में तमिल को साइड रखा जाता था, तमिल को नहीं देखा जाता था, उसको सुविधा नहीं दी जाती थी। तमिल में भी दो अलग अलग वर्ग बटे हुए थे। एक भारत के जो लोग वहाँ थे वो इंडियन तमिल कहलाते थे, जो कि 6% के आसपास थे, जबकि 13% जो कि श्रीलंकाई तमिल थी, यानी कि श्रीलंका में रहने वाले जो लोग तमिल थे, तमिल भाषी लोग थे, वो लोग रहते थे। अब यहाँ पे दोनों के बीच में विवाद तब छिड़ा जब 1956 में राष्ट्रभाषा के तौर पर सिंहलीज को एक घोषित कर दिया गया, यानी सिंहली को घोषित कर दिया गया भाषा। और अब यहाँ पे विवाद छिड़ जाता है तमिल और सिंहलीज में। अब दोनों के बीच में विवाद इतना छिड़ जाता है कि गृह युद्ध तक आ जाती है मामला, और देशों में बहुत दिनों तक, बहुत अरसे तक, बहुत लंबे समय तक गृह युद्ध छिड़ गया, और ये 2009 तक चलता रहा, और 2009 में जाकर के इस गृह युद्ध का अंत होता है। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर बेल्जियम और श्रीलंका जो बहुसंख्यकवाद की नीति पर चल रहे थे, इसका परिणाम ये निकला कि दोनों के बीच में, अलग अलग समुदाय के बीच में झगड़ा हो गया। और इसका क्या परिणाम निकला और इसका क्या करना पड़ा सरकार को, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बेल्जियम की कहानी बताता हूँ। वहाँ पे दोनों समुदाय के, चाहे डच और फ्रेंच बोलने वाले भाषाई लोगों को अलग अलग बराबर बराबर की प्रतिनिधि केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में दिया गया, जबकि वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स में एक सामुदायिक सरकारें बनाई गई, जिसमें बराबर बराबर का सीटें, जिसमें बराबर बराबर दोनों को सीटें मिली, डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच बोलने वाले लोगों, दोनों का बराबर बराबर प्रतिनिधि वहाँ के ये सांप्रदायिक या सामुदायिक सरकार में थी। तो 3 प्रकार की सरकार वहाँ बनाई है, एक तो केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और एक खास प्रकार की सरकारें बनाई गई जो कि ब्रुसेल्स में बराबर बराबर दोनों के प्रतिनिधि हुआ करते थे। श्रीलंका में भी इसी तरह से बराबर बराबर का अलग अलग स्तरों पर सरकार में सत्ता में बंटवारा किया गया, तब जाकर के इसका एक सॉल्यूशन निकला। अब मैं आपको बताता हूँ कि सरकार एक आदमी से नहीं चलती है। आज यदि हम देश में मोदी सरकार की बात करें तो ये मोदी सिर्फ अकेले सरकार नहीं चला सकते हैं। मोदी टीम, यानी कि मोदी के साथ साथ इनके और भी जो नेतागण हैं, वो सब मिल करके, कैबिनेट जो मंत्री हैं, सभी मिल करके सरकार चलती है, और इसे हम कहते हैं मोदी सरकार। बहुत सारे गांव में लोगों को ये लगता है कि अकेला मोदी ही सब कुछ और पूरा सरकार चलाती है। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार एक पूरा का पूरा टीम, एक सिस्टम है, जिसके तहत अलग अलग सत्ता में बंटवारा किया जाता है। किसी एक आदमी के कंधों पर एक विभाग दिया जाता है ताकि वो अच्छे से वो विभाग को संभाल सके। यदि एक आदमी के कंधों पर अलग अलग विभाग, सारे विभाग दे दिया जाए तो देश नहीं चलेगा। इसीलिए सत्ता में अलग अलग बंटवारा कर दिया जाता है। किसी को रेलवे विभाग, किसी को वित्त विभाग, किसी को खेल मंत्री, तो अलग अलग इसको बांट दिया जाता है, जिसके तहत ये सरकारें चलती है। अब मैं आपको बताता हूं कि सत्ता में जो साझेदारी, यानी सत्ता में बंटवारा कितने स्तरों पर हो सकता है। सत्ता में बंटवारा 4 स्तरों पर हो सकता है। लोकतांत्रिक देशों में ये देखा गया है कि यदि अलग अलग पावर शेयरिंग का बात करें, अलग अलग सत्ता में बंटवारा का बात करें, तो 4 स्तरों पर होती है। तो सबसे पहला तो हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है जो कानून को तोड़े उसे दंडित करना। अब ये अलग अलग अंगों को अलग अलग काम दे दिए जाते हैं, जिसके तहत सत्ता में अलग अलग बंटवारा हो जाता है। दूसरा स्तर का बात करें तो सरकार के 3 स्तर हम जानते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं स्थानीय सरकार। और तीनों को अलग अलग एक सत्ता में अलग अलग कार्य बांट दिए जाते हैं, जिसके तहत सरकारें चलती हैं। तीसरा आता है राजनीतिक दलों का। जब किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत, मेजॉरिटी नहीं आती है,
तो हम जानते हैं कि 2-3 पार्टी, कुछ पार्टी मिल करके सरकार बनती है, जिसको हम अलायंस गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। और उस सरकार में अलग अलग सत्ता में बंटवारा कर दिया जाता है राजनीतिक दलों के आधार पर। और चौथा जो होता है, जो बहुत सारे देशों में है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषाई बोलने वाले लोगों के आधार पर अलग अलग पावर सरकार में बांटा जाता है। ये हमारे देश में नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश में है, जिसमें हमें अभी जाना कि बेल्जियम और श्रीलंका में जो भाषा बोलने वाले लोग थे, उसके आधार पर सत्ता में बंटवारा किया गया। अलग अलग सत्ता में लोगों, अलग अलग नेता को शेयर करके सरकारें बनी, जिसके तहत वहाँ पे सरकारें चली। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सत्ता में साझेदारी क्या होता है और बहुसंख्यकवाद क्या है। अब मैं इस तरह से वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।